हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 को, जो है 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी। जो चैप्टर का नाम है मुगल काल के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मुगल जो है शासकों का कर्म पढ़ेंगे कि किसके बाद किसका शासनकाल आया। फिर जो है मंगोल और तैमूर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल शासकों ने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या कार्य किए। उसके बाद अकबरनामा के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर की माँ और शाहजहाँ की माँ के बारे में भी उल्लेख किया गया है एनसीईआरटी बुक में, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। एग्ज़ाम का जो डेट दे दिया गया है 15 दिसंबर। इसको इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि इसी के हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा एसएसटी का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री, क्लास 7th की है और चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। मुगल, लाल किला इसका निवास स्थान था। मुगलों का जो निवास स्थान था वो क्या था, तो लाल किला मुगलों का निवास स्थान था। और मुगल का जो था दो वंश, जो महान वंशों के रूप में उल्लेख हुआ है, तो दो वंशों का, तो वह दो वंश क्या है, तो पहला है मंगोल और दूसरा है तैमूर। मंगोल किसको कहा जाता था, ये दोनों जो विभाजन किया गया मुगलों का, तो माता और पिता के रूप में किया गया। मंगोल जो है माता की ओर से चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, उसको क्या कहा जाता था, मंगोल कहा जाता था। और तैमूर किसको कहा जाता था, पिता की ओर से, जो मुगल वंश के शासक थे वो पिता की ओर से क्या कहलाते थे, तैमूर। ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक जो है तैमूर के वंशज थे। ईरान, इराक एवं वर्तमान जो तुर्की के शासक हैं वो तैमूर वंशज के थे। तो इसको याद रखना है कि मंगोल जो मुगल वंश के शासक कहलाते थे वो माता की ओर से कहलाते थे और तैमूर जो है वो पिता की ओर से कहलाते थे। इस पॉइंट को याद रखना है। तो इसमें क्या याद रखना है कि मुगल का निवास स्थान कहाँ है, तो लाल किला में, इसको याद रखना है। और जो दो महान वंशज में ये विभाजित थे, एक है मंगोल, दूसरा है तैमूर। मंगोल कौन है, तो माता की ओर से जो चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, वो क्या है, मंगोल है। और तैमूर जो पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक जो तैमूर के वंशज थे। इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। मुगल मंगोल बुलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल जो है खुद को मंगोल बुलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थे। इसलिए जो ये लोग अब खुद को मंगोल बुलवाना पसंद नहीं करते थे। तो याद रखना है कि मुगल वंश के शासक खुद को क्या बुलवाना पसंद नहीं करते थे, तो मंगोल, माता की ओर से जो मंगोल था। क्यों, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। उसके बाद पढ़ते हैं तैमूर। तैमूर ये लोग जो है कहलवाना पसंद करते थे। तैमूर ये लोग कहलवाना खुद को पसंद करते थे। कौन, तो मुगल वंशज के शासक। क्योंकि इनके महान पूर्वज ने 1396 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये खुद को जो है तैमूर बुलवाना पसंद करते थे और मंगोल बुलवाना पसंद नहीं करता। बस यही बात आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो है मुगल शासकों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट मुगल शासक जो थे वो कौन थे, तो बाबर। इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1526 से 1530 तक। यह डेट मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में डेट भी दर्शाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी मिलान वाले प्रश्न अगर पूछ लिए जाएंगे तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बाबर का शासनकाल क्या था, 1526 से 1530। और इन्होंने जो है 1494 पर फरगाना राज्य का उत्तराधिकार बना था। ये जो है 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार जो है प्राप्त किया था। तो इस समय इसका उम्र कितना था, तो ओनली ये जो थे 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी पद को संभाला। उसके बाद है 1504 में काबुल पर कब्जा किया। कब यह जो है उत्तराधिकार का पद, जो उत्तराधिकार बने, तो 1494 पर। 1504 में इन्होंने जो है काबुल पर कब्जा कर लिया। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद करना है, रट लीजिएगा या फिर वीडियो को 2 बार देखिएगा तो सुन के याद हो जाएगा। उसके बाद जो बताया गया है 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसको याद रखना है, कुछ याद रखिए या ना रखिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1526 में जो है दिल्ली के सुल्तान कौन थे, इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली एवं आगरा पे जो है कब्जा कर लिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद बाबर ने ही जो है तोप और गोलीबारी का पहली बार प्रयोग जो है इस लड़ाई में किया। कौन लड़ाई में, तो पानीपत का लड़ाई में इस्तेमाल किया बाबर ने। तो पहले जो तोप और गोलीबारी का यूज किसने प्रारंभ किया, तो उसका नाम है बाबर। आप लोगों को ये जो पॉइंट याद रखना है कि तोप और गोलीबारी का पहली बार उपयोग लड़ाई में किसने किया, तो बाबर ने किया, जो मुगल वंश से है और जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक है। ज्येष्ठाधिकार में विश्वास नहीं करते थे ये लोग।
सहदायद करते थे। मतलब क्या होता है सहदायद का? उत्तराधिकारी का परंपरा नहीं था। सहायता मतलब होता है जहाँ उत्तराधिकारी का विभाजन जो है समस्त पुत्रों के बीच दिया जाता है। इसमें ये नहीं होता है कि ये बड़ा बेटा है या फिर ये अच्छा काम किया या पसंदीदा पुत्र है तो उसको अधिकार दिया नहीं जाता था। इसमें क्या होता था कि बराबर भागों में विभाजित किया जाता था। जो शासन जो करता था उत्तराधिकारी का जो विभाजन होता था बराबर पुत्रों के बीच किया जाता था। इसको याद रखना है। सहदायद का यही मतलब होता है कि बराबर जो है विभाजन करना। उत्तराधिकारी का विभाजन जो है समस्त पुत्रों में बराबर का करना। यहाँ पे वो नहीं था कि उत्तराधिकारी का परंपरा नहीं था। इसको बस याद रखना। सहायता मतलब क्या होता है कि उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच किया जाता था बराबर का। इस चीज़ को याद रखना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया गया है जहांगीर की माँ के बारे में। तो जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी। कछुआ की राजकुमारी कौन थी? जहांगीर की माँ। और ये जो थी जयपुर के राजा की पुत्री थी। शाहजहाँ के माँ राठौर राजकुमारी थी। शाहजहाँ की माँ जो थी राठौर की राजकुमारी थी और जोधपुर के राजा की पुत्री थी। इसको याद रखना है। उसके बाद बताया गया अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। और ये कौन थे? तो अकबर के ये जो थे दरबारी कवि थे। इस लाइन को याद रखना है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल महोदय ने। और ये क्या थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुगल के जो है शासकों के कर्म को देखते हैं कि किसके बाद किसने शासन किया। मुगल शासकों का कर्म। तो मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों को वीडियो देखते टाइम ही जो चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मुगल शासकों का कर्म। पहले है तो बाबर, उसके बाद कौन है? हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। इसको याद रखना है इसके कर्म को कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका जो कर्म है कर्म में ही याद रखिएगा ताकि चीज़ें जो है सीक्वेंस वाइज आप लोगों को याद हो जाए। बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तुर्की मुस्लिम बाबर ने मुगल राजवंश को स्थापित किया। तो मुगल राजवंशों को किसने स्थापित किया? तो बाबर ने। इसने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को ही हराकर मुगल वंश का स्थापना किया। तो किसने? बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया। किसको हराया? तो इब्राहिम शाह लोदी को हराया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का शासनकाल तो मैं बहुत बार बता दी, 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल। तो बाबर के बारे में क्या बताया गया है? 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया और दिल्ली एवं आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। और इसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो बाबर ने हराया। इब्राहिम लोदी के शासक कौन थे? अफगान समर्थक भी थे जिसको मुगल बादशाह जो है अकबर ने हरा दिया और मुगल वंश का जो निर्माण किया, मुगल नियंत्रण स्थापित किया। फिर देखते हैं इसके बाद हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक है? 1530 से 1540 तक हुमायूं का शासनकाल है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1530 से 1540 तक। फिर हम लोग देखते हैं पिता के वसीयत में एक प्रांत मिला। हुमायूं को जो है बाबर के वसीयत में जो है एक प्रांत मिला। शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज में पराजय किया और जो 1555 में दिल्ली को पुनः कब्जा कर लिया गया। तो इस बात को याद रखना है कि शेर खान जो है हुमायूं को 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में क्या किया? पराजय किया। और फिर जो इसके बाद हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। इस चीज़ को याद रखना है। फिर अकबर के बारे में पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। तो ये जो थे मात्र 13 वर्ष के थे जब ये जो है अकबर सम्राट बने थे। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हम लोग को क्या याद रखना है? 1585 से 1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार कब से कब तक अकबर ने किया? तो 1585 से 1605 तक। ये सब चीज़ें मैं क्यों लिखी हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब जो है डेट दिया गया है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए डेट भी। मिलान चिन्ह के रूप में जब प्रश्न पूछा जाता है तो डेट भी पूछ लिया जाता है कि किसका कब तक शासनकाल था। तो अकबर ने अपना साम्राज्य का विस्तार कब किया? 1585 से 1605 के मध्य। उसके बाद देखते हैं 1556 से 1570 के मध्य मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाया और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो 1556 से 70 के मध्य में मालवा और गोंडवाना में जो है सैन्य अभियान चलाया गया और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। फिर उसके बाद देखते हैं 1570 से 85 के मध्य सैनिक अभियान किया गया जिसमें गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया गया था। इस चीज़ को याद रखना है। फिर हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं।
जहांगीर का काल कब से कब तक है? 1605 से 1627 के बीच। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर जो है अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और जहांगीर जो है अकबर के पुत्र थे। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। तो मुगलों की सेवा किसने स्वीकार की थी? तो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया गया जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। इस चीज़ को याद रखना है। फिर अब लोग हम पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहाँ का जो है शासनकाल कब से कब तक है? 1627 से 1658 तक। दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तो दक्कन में जो सैन्य अभियान हुआ और अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाए गए जिसमें बुंदेलों की हार हो गई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। कब्जा करने के बाद जो अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। फिर अब औरंगजेब के बारे में देखते हैं। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1658 से 1707 तक। उत्तर पूर्व में अहमों की पराजय हुई। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। उत्तर पूर्व में जो अहमों की पराजय हुई और मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। इसका कारण उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। इस चीज़ को याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं जब्त और जमींदार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। जब्त क्या और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज थी। तो मुगलों का आमदनी का जो प्रमुख साधन क्या था? तो किसानों की उपज थी। उपज से जो मिलने वाला राजस्व था, उपज से जो होता था मिलने वाला कर होता था, वही जो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन था, किसानों की उपज से मिलने वाला कर या राजस्व। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदार के माध्यम से राजस्व देते थे। तो किसके माध्यम से राजस्व लेते थे? तो अधिकतर स्थानों पर किसान जो है ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त माध्यमों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, समस्त मध्यस्थों के लिए क्या है कि चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, वही लोग जो है कर या टैक्स वसूलते थे। इसको याद रखना है। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल जो है एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री जो थे टोडरमल, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल, इसको याद रखना, ने 10 साल मतलब 1570 से 1580 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि पर सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो किसने किया? तो टोडरमल। और टोडरमल कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था, जो 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार और कीमतों एवं कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक क्या किया? सर्वेक्षण किया। उसके बाद सर्वेक्षण में जो आंकड़ा निकला, इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। इन आंकड़ों के आधार पर जो प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर, टैक्स या राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग जो है सूची बनाई गई। इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? तो जब्त कहा जाता है। तो जब्त क्या है? तो प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर जो थी अलग अलग सूची बनाई गई दर की, और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो जब्त कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ये सारे जो पॉइंट्स है चैप्टर 4 हिस्ट्री क्लास 7 की थी, जिसका नाम है चैप्टर का मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट सीटेड अपने एग्जाम में पूछ लेती है। तो चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, हो सके तो अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिए, और नहीं अगर समय मिल पा रहा है उतना तो वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, चीज़ों जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे? तो इस चैप्टर से हम लोग सीखे जो नया चीज़ सीखे तो वो क्या है? सहदायत। सहदायत क्या है? तो इस पॉइंट को याद रखना है कि जहाँ जो है उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था, वही है सहायद प्रथा। मतलब ये नहीं होता था कि ये बड़ा बेटा है तो इसको जो है उत्तराधिकारी का पोस्ट मिलेगा, या फिर ये मेरा फेवरेट पुत्र है तो इसको मिलेगा, ये सब प्रथा नहीं था। यहाँ पे क्या था कि समस्त पुत्रों के बीच जो है बराबर विभाजन कर दिया जाता था। इस चीज़ को याद रखना है। और फिर हम लोग इसमें क्या देखे? मंगोल और तैमूर के बारे में। मंगोल क्या होता था? तो माता की ओर से जो चंगेज खा जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, तो माता की ओर से मुगल क्या कहलाते थे? तो मंगोल कहलाते थे। और पिता की ओर से क्या कहलाते थे? तो तैमूर कहलाते थे।
इस चीज़ को याद रखना है। और मुगल जो है क्या बुलवाना पसंद नहीं करते थे, तो मंगोल बुलवाना ये लोग जो है पसंद नहीं करते थे, और तैमूर बुलवाना ये लोग पसंद करते थे। इन चीज़ को याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना कि तोप और गोलीबारी का जो है पहली बार प्रयोग कौन किया स्टार्ट, तो बाबर। कौन किया स्टार्ट, तो बाबर किया स्टार्ट। और बाबर का शासनकाल याद रखना है 1526 से 1530 में हुआ। और जो है इसमें क्या याद रखना है, ये जो है लड़ाई में तोप और गोलीबार का पहली बार तो प्रयोग किया ही। और ये जो है ज्येष्ठाधिकार, इस वंश के लोग जो है ज्येष्ठाधिकार पे विश्वास नहीं करते थे। किस में विश्वास रखते थे, तो सहायक पद पे विश्वास रखते थे। इन सब चीज़ों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, तो मेरा वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिएगा किसी भी ग्रुप में, और लाइक भी किया कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।